एवरीवन, मैं हूं आपके साथ अंकिता चंद्रा और एक बार फिर से मैं आप तमाम दर्शकों और हमारे तमाम फॉलोअर्स का हमारे इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का हमारा जो विषय है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज यानी कि गर्भकालीन मधुमेह। आखिर किन कारणों से प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला को डायबिटिक की समस्या हो जाती है और अगर ये डायबिटीज की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो इसका क्या असर पड़ता है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर पर, होने वाले बच्चे पर, और क्या इससे डिलीवरी में कहीं ना कहीं रिस्क उत्पन्न हो सकती है। इसी को आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुचिता बत्रा गोयल जुड़ेंगी, उन्हें मैं यहाँ ऐड करती हूँ ताकि हमारा ये जो बातचीत का सिलसिला है बिना समय गवाए जल्दी से शुरू हो सके। तो हमारे साथ डॉक्टर सुचिता बत्रा गोयल जुड़ गई हैं। डॉक्टर, आपका एक बार फिर से हमारे इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, Zati Connect, and please keep spreading the message of health amongst women. You're doing a great job. थैंक यू डॉक्टर। तो आज का जो हमारा विषय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, एक विमेन की हेल्थ से जुड़ा हुआ है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज की समस्या होती है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, उस पर आज हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये जेस्टेशनल डायबिटीज होता क्या है। जेस्टेशनल डायबिटीज जो वर्ड है इसको डिवाइड कर देते हैं। जेस्टेशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी। डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेज, जिसमें हम लोगों को इंसुलिन का या तो डेफिशिएंसी हो जाता है या फिर दैट इज नॉट वर्किंग। सो एनी डायबिटीज दैट इज अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज होती है उसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। अब ज्यादातर बहुत सारे लोग इस तरीके के होते हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे स्टार्टिंग में कुछ ब्लड टेस्ट नहीं करवाते हैं शुगर वगैरह के, तो उन लोगों की डायबिटीज अगर उस टाइम पे मिस हो जाती है या इनिशियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या शुरुआत के 1 महीने के अंदर या 2 महीने में जो डायबिटीज होती है दैट इज नॉट जेस्टेशनल डायबिटीज, वो होती है प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज, मतलब जो डायबिटीज पहले से ही एग्जिस्ट कर रही हो। जेस्टेशनल डायबिटीज टिपिकली वर्ड यूज किया जाता है प्रेगनेंसी के कारण जो डायबिटीज हुई उसके लिए, और यूजुअली जो प्रेगनेंसी के कारण डायबिटीज होती है वो सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में होती है, फर्स्ट हाफ में नहीं होती है। फर्स्ट हाफ में जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज होती है। ओके। और ये जो प्रेगनेंसी के दौरान जो मेटाबॉलिज्म चेंजेस होते हैं वो किस तरह के होते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के 3 फेजेस होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। सबसे पहला ट्राइमेस्टर जब एक फीटस जो होता है, एम्ब्रियो होता है, दैट गेट्स इम्प्लांटेड, जब वो इम्प्लांट होता है। सेकंड वाले के फर्स्ट वाले के एंड में वो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के ऑर्गन्स बनते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर यानी दूसरी तिमाही, 3rd से 6 मंथ तक उसके वो ऑर्गन्स ग्रो करते हैं और बनते हैं, स्ट्रक्चर वाइज बनते हैं। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में वो सिर्फ साइज में इंक्रीज होते हैं, नंबर में या स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होते हैं। सो अब आई मेटाबॉलिज्म की बात। तो पहले बॉडी क्या करती है, फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में सारी चीजें अपने अंदर जमा करने की कोशिश करती है, यानी एनाबॉलिक स्टेज जिसे हम कहते हैं, कि जितना भी हम लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं मदर अपनी बॉडी में स्टोर कर लेगी। ठीक है, तो उस टाइम पर होता है जितना भी आपने कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड लिया वो बॉडी के अंदर स्टोर होगा। सेकेंड हाफ के अंदर, सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, जब बच्चा सच में बड़ा होने लग जाता है उस टाइम पे मदर की स्टेट होती है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब अब जो भी वो न्यूट्रिशन लेगी वो सेव एंड स्टोर होने के लिए नहीं रहेगा, वो ब्लड के अंदर ही सर्कुलेट होता रहेगा ताकि बेबी तक वो सर्कुलेट होकर के पहुंच जाए। सो ये 2 मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में। पहला एनाबॉलिक होता है यानी स्टोरेज स्टेट, दूसरा कैटाबॉलिक होता है मतलब रिलीज स्टेट, मतलब उस टाइम पर इंसुलिन भी आपकी काम करना बंद कर जाएगी या कम कर जाएगी ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा रहे, जितना ब्लड में रहेगा उतना बच्चे को मिलेगा। ओके। और ये मेटाबॉलिज्म रेजिस्टेंस क्या होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द करेक्ट वर्ड। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पैनक्रियास रिलीज करती है ताकि जो ग्लूकोज हम लोग बॉडी में ले रहे हैं, चाहे वो सिंपल ग्लूकोज हो चाहे कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज हो, वो ब्रेक हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए और उसका करेक्ट यूटिलाइजेशन हो जाए। लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनाबॉलिक कैटाबॉलिक स्टेट होती है, तो उस टाइम पे इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है। बॉडी कहती है कि आई विल नॉट रेस्पॉन्ड टू इंसुलिन, ताकि इंसुलिन का कोई ताकि शुगर का कोई ब्रेक डाउन ना हो, कोई एब्जॉर्प्शन मेटर्नल मतलब ब्लड से मेटर्नल बॉडी पार्ट्स के अंदर ना एब्जॉर्ब हो, वो ब्लड के अंदर ही सर्कुलेट होता रहे, तो दैट इज रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस जरूरी होता है बेबी की ग्रोथ के लिए। एक लेवल के बियॉन्ड जब हो जाता है उसको हम लोग डायबिटीज कैटेगराइज करते हैं।
ओके। और जैसा कि आपने बताया कि ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज के जो बारे में पता चलता है वो 20 to 24 वीक्स या उसके बाद ही पता चलता है, तो क्या इसके पहले किसी तरह के सिम्टम्स एक महिला को दिख सकते हैं कि उन्हें पता चल सके कि यस, अब मुझे प्रेगनेंसी के दौरान ये डायबिटीज की समस्या हो रही है और उसी के ये लक्षण है? देखिए, पर से जो डायबिटीज के सिम्टम्स होते हैं, पॉलीडिप्सिया यानी बहुत ज्यादा प्यास लगना, या पॉलीयूरिया बहुत यूरिन आना, पॉलीफेजिया यानी बहुत भूख लगना, ये टिपिकल ऑफ जो सिम्टम्स प्रेगनेंसी के होते हैं सिम्टम ये? वो प्रेगनेंसी के सिम्टम के साथ मतलब ओवरलैप करते हैं, तो उसके अंदर तो आप नहीं पता कर सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट्स ओबीस हैं, मतलब मोटे हैं, या जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या जिनको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, या फिर जिनका पहला बेबी 4 kg से ज्यादा बड़ा हुआ था, उन पेशेंट्स में हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई, इनको इस प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो सकती है। अदरवाइज सिम्टम्स एज सच कुछ भी नहीं होते हैं इस डायबिटीज के, ये सिर्फ टेस्टिंग एंड स्क्रीनिंग बेस्ड है। इसलिए इंडिया एंड साउथ एशियन कंट्रीज हाई रिस्क के अंदर आती हैं फॉर जेस्टेशनल या डायबिटीज एज वेल एज डायबिटीज। तो इंडिया के अंदर बहुत जरूरी है कि सभी मदर्स XYZ, चाहे वो ओबीस हो चाहे वो थिन हो, सबको स्क्रीन किया जाए। तो स्क्रीनिंग इज दी ओनली वे। और क्या अगर जेस्टेशनल डायबिटीज की समस्या हो भी जाती है तो इससे क्या हाई रिस्क प्रेगनेंसी एसोसिएटेड है? डेफिनेटली डेफिनेटली। इंडिया में नहीं, कहीं पर भी जेस्टेशनल डायबिटीज अगर किसी को हो जाती है तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाती है। एज वेल एज इसकी जो रिस्क है वो सिर्फ मदर को नहीं होते या सिर्फ बेबी को नहीं होते, दोनों को होते हैं। बहुत वाइड स्पेक्ट्रम होता है इस जेस्टेशनल डायबिटीज के रिस्क का। तो डेफिनेटली जेस्टेशनल डायबिटीज हाई रिस्क में आ जाती है। और अगर इस डायग्नोसिस की बात की जाए तो किस तरह के डायग्नोसिस है और किस तरह के टेस्ट किए जाते हैं? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की बात आती है, स्क्रीनिंग टेस्ट की बात आती है, तो कब और किस तरह से किए जाते हैं? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यूजुअली किया जाता है 24 से 28 वीक्स पे। ओके। जिस टाइम पर, जैसे मैंने आपको बताया, 20 वीक्स के बाद अगर किसी की शुगर रेज हो रही है, मतलब वो जेस्टेशनल डायबिटीज में आ रही है। बट ऑब्वियसली एक बेसलाइन स्टैंडर्ड बेंचमार्क तो होना चाहिए। तो जिस टाइम पर भी पेशेंट हमारे पास आती है, हम लोग एक उसका बेसलाइन फास्टिंग शुगर यानी खाली पेट का जो शुगर टेस्ट होता है वो करवाते हैं। वो अगर वो रेज हो रहा है तो पेशेंट इज डायबिटिक। अगर वो नॉर्मल आ रहा है तो 24 से 28 वीक्स में ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं। इसका छोटा सा प्रोसीजर आपको बता देती हूँ क्या क्या होता है इसमें। ओवरनाइट फास्टिंग रहना है। कोई रात के 10 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना, स्पेशली कोई शुगर कंटेनिंग चीज नहीं खानी है। ओवरनाइट फास्टिंग रहना है एटलीस्ट 8 आवर्स के लिए। उसके बाद फास्टिंग ब्लड शुगर आपका निकाला जाएगा। देन 75 ग्राम 75 ग्राम ग्लूकोज मेजर किया हुआ होना चाहिए। उसको 100 ml पानी में घोल करके विद इन 5 to 10 मिनट्स पीना है। ऐसा नहीं है कि वो 15 से 20 मिनट तक पीना है, विद इन 5 मिनट्स वो पीना है। एंड देन आफ्टर दैट 1 आवर पे आपका ब्लड सैंपल निकाला जाएगा, एंड देन 2 आवर्स पे निकाला जाएगा। तो उसकी ओके। एक सेट कैटेगरीज हैं कि इस ब्लड शुगर लेवल के ऊपर क्या आता है, और कब डायबिटीज से कैटेगराइजेशन किया जाता है, उसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। और जैसा कि आपने बताया कि अगर जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है किसी महिला को, तो इस पे कहीं ना कहीं जो इसका इम्पैक्ट है वो मदर पे भी पड़ता है और बेबी पे भी पड़ता है। तो बेबी को बचाने के लिए, एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए किस तरह की मॉनिटरिंग की जाती है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान? राइट। देखिए, सबसे पहले तो इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लड शुगर चार्टिंग, एंड देन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्टिंग। एंड अगर आपने कंफर्म कर लिया है कि मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज हो गई है, तो जो सबसे बड़ी रिस्क बच्चे के अंदर रहती है वो रहती है मैक्रोसोमिया। मतलब बच्चा जब पैदा होगा उस टाइम पर वो उसका वेट बहुत ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली अगर बेबी का वेट बहुत ज्यादा होगा तो सिजेरियन के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। एक और चीज जो बच्चे में रहती है वो होती है चांसेस ऑफ स्टिल बर्थ, मतलब ऐसा बच्चा जो पेट में ही खत्म हो जाए। तो ऐसे में भी हम लोगों को मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। अब क्या क्या मॉनिटरिंग करती है? देखिए, पहले तो जेस्टेशनल डायबिटीज जिन पेशेंट्स को होती है, मैं उन्हें एडवाइस करना चाहूंगी कि अपना शुगर इंटेक बिल्कुल, मतलब फ्री फ्लो शुगर्स जो है उसका इंटेक बिल्कुल बंद कर दें। दूसरी चीज, अगर आपका एक सर्टेन लिमिट के ऊपर जा रहा है, डाइटिंग से भी नहीं कंट्रोल हो रहा है शुगर, तो आपको इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपका इंसुलिन स्टार्ट हो चुका है तो आपका हाई रिस्क से वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है। एंड आपके जो बच्चा है उसको भी रिस्क बढ़ जाती है, वो दोनों सेंस में, स्टिल बर्थ के सेंस में एज वेल एज फीटल मैक्रोसोमिया के सेंस में। अब इनको कैसे मॉनिटर कर सकते हैं? बच्चा बड़ा तो नहीं हो रहा, ओवर ग्रोथ तो नहीं हो रही है, वो हम पता करेंगे अल्ट्रासाउंड से
कि सिक्वेंशियल अल्ट्रासाउंड करेंगे 28 वीक्स पे करेंगे, देन 32 वीक्स पे करेंगे, देन 36 वीक्स पे। दूसरी चीज होती है नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ये हम इसलिए करते हैं कि कहीं बच्चे का जैसे जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है उन्हें हम बहुत स्ट्रिक्ट एडवाइस देते हैं कि अपने बच्चे के मूवमेंट्स का आपने जरूर ध्यान देना है कि बेबी जो है डेली मूव कर रहा है अच्छे से। और इवन इफ वो अच्छे से मूव कर रहा है तो भी हम लोग डिपेंडिंग अपॉन कि उसका ब्लड शुगर कितना ज्यादा डिक्रीज्ड है 32 या 36 वीक्स से नॉन स्ट्रेस टेस्ट की स्टार्टिंग कर देते हैं। नॉन स्ट्रेस टेस्ट में हम लोग प्रेगनेंसी में एक स्ट्रिप टाइप होती है जिसके वो बेबी का हार्ट रेट पता चलता है और उसकी एक्सेलरेशन पता चलती है, तो इट्स अ वेरी गुड मेथड ऑफ मॉनिटरिंग। सेकेंड थिंग इज योर अल्ट्रासाउंड। थर्ड थिंग इज जो मदर अपने घर पे कर सकते हैं, दैट इज अ गुड फीटल मूवमेंट काउंट। ओके। और जैसा आपने बताया कि अगर एक महिला ओबीस है, उसका बीएमआई या बढ़ा हुआ है, तो उन महिलाओं में ज्यादा रिस्क होता है कि प्रेगनेंसी के यस दौरान ये डायबिटीज की समस्या हो। और मैं कहीं पढ़ रही थी कि अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी भी होती है तो उसमें भी ये रिस्क जुड़ा रहता है। यस, मल्टीपल प्रेगनेंसीज में भी ये रिस्क जुड़ा रहता है। जिन लोगों को आईवीएफ से प्रेगनेंसी होती है या एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उसमें भी रिस्क इंक्रीज रहता है। बट उसमें भी आपने यही बेसिक रूल्स फॉलो करने हैं, ब्लड शुगर चार्टिंग करनी है, फीटल मूवमेंट काउंट करना है। मैनेजमेंट इज द सेम। ओके। और क्या ये भी समस्या हो सकती है कि अगर एक महिला प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटिक पाई गई तो बेबी की जो क्रोमोसोम अबनॉर्मैलिटीज है वो भी एक रिस्क जुड़ा होता है? ये यूजुअली प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज में होता है। जिन लोगों को एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन डायबिटीज है और वो भी सीवियर डायबिटीज है, एज वेल एज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जिस टाइम पे बेबी के ऑर्गन्स डिफरेंशिएट होकर के बन रहे हैं, या जो आप क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स का कह रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन अगर उसका ब्लड शुगर रेज्ड होगा तब होगा। एंड एक चीज होती है टेराटोजेनेसिटी, मतलब बेबी के जो ऑर्गन्स हैं वो डिफॉर्म्ड हो रहे हैं। इसमें मेनली क्या होता है, हार्ट डिफॉर्म हो जाता है या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं। तो इस टाइम पे ये ऑर्गन्स बनते हैं जनरली 11-12 हफ्ते के आसपास सारे के सारे। उस टाइम पे जो अफेक्ट होता है वो होता है प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज का। तो जेस्टेशनल डायबिटीज पर से आपका इतना टेराटोजेनेसिटी नहीं कर सकती क्योंकि वो तो डेवलप भी बाद में हो रही है। तो और टेराटोजेनेसिटी या क्रोमोसोमल का प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज से रिलेशनशिप। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में जो डायबिटीज की समस्या है वो बहुत ज्यादा है, और अब प्रेगनेंसी के दौरान भी ये समस्या बढ़ती जा रही है, तो क्या इसके पीछे सेडेंट्री लाइफस्टाइल है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल? यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। अगर कोई पेशेंट हम लोगों के पास जेस्टेशनल डायबिटीज की आती है, हम लोग उसको फर्स्ट इनिशियली 1 to 2 वीक्स के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एज वेल एज ब्लड शुगर इनटेक, सॉरी, ओरल इनटेक ऑफ शुगर को बंद करने के लिए ही कहते हैं। हम लोग अपफ्रंट उसकी कोई मेडिसिन नहीं चलाते। तो ऑब्वियसली जो लोग एक्टिवली इस चीज को फॉलो कर लेते हैं उनका हम लोगों को कोई मेडिसिन नहीं चलानी पड़ती है। सो इट हैज गॉट अ वेरी बिग रोल। ओके। और एक जो सवाल ज्यादातर महिलाओं के मन में रहता है कि अगर उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान ये डायबिटीज की समस्या होती है तो होने वाले बेबी को भी आगे चलकर ये समस्या हो सकती है, क्या वाकई ऐसा होता है? यस यस। जिस टाइम पर बेबी इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट में होता है उस टाइम पे हमारी जो भी एक्टिविटीज होती हैं एज वेल एज जो भी रेज्ड बायोमार्कर्स होते हैं जैसे शुगर्स या दूसरी चीजें, उससे बच्चे के बिहेवियरल एज वेल एज फैट सेल्स वगैरह इफेक्ट होते हैं। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ भी ये बच्चे फैट होते हैं। अगर इन लोगों को बड़े होने के बाद या पैदा होने के बाद भी ब्लड शुगर कंटेंट थोड़ा भी ज्यादा मिलता है, उनकी बहुत ज्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाती हैं लेटर लाइफ में डायबिटीज एज वेल एज ओबेसिटी होने के लिए। तो क्या इससे बचाव करने के लिए भी कुछ किया जा सकता है? एक तो पहले अगर आपका हाई रिस्क फैक्टर में आते हैं तो आप अपने आप से ही शुगर इनटेक अपना कम रखें प्रेगनेंसी में। चाहे आप 20 वीक से पहले जब तक आपकी टेस्टिंग नहीं हुई है तब भी अपना शुगर इनटेक कम रखें। बाई चांस अगर आपका जेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोज हो चुका है तो उस टाइम पर आप जस्ट टेक लेसर अमाउंट ऑफ शुगर या नो शुगर एट ऑल एंड एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। अनदर थिंग जो कि प्रेगनेंसी में हमेशा स्पेशली इंडियन फैमिलीज में कहा जाता है, ईट फॉर टू। ऐसी चीज नहीं एग्जिस्ट करती है। ये सेकेंड हाफ या जब थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है तब आपको डाइट अपनी सच में इंक्रीज करनी होती है क्योंकि बेबी फूड को एब्जॉर्ब अच्छे से करता है। सो ईट फॉर टू के अंदर बहुत ज्यादा फ्री कार्बोहाइड्रेट्स, फ्री फैटी एसिड्स भी अगला पर्सन जो है वो ले लेता है। तो ये चीज आपको नहीं फॉलो करनी है। अगर आपके बेबी का वेट 4 kg के अबव है जिस टाइम पर वो उसका बर्थ हुआ है तो वो बहुत ज्यादा हाई लाइक्लीहुड के लिए है। तो जो जनरल प्रिकॉशंस हम लोग कहते हैं कि अवॉइड एनी काइंड ऑफ कैंडीज,
एंड फैटी एसिड्स एंड दीज थिंग्स, वो तो हर बच्चे पे ही अप्लाई होता है एक्चुअली। Exactly. और ये एक मिथ है कि अगर जेस्टेशनल डायबिटीज है एक महिला को तो उसकी जो डिलीवरी होगी वो सिजेरियन ही होगी। क्या वाकई नहीं, ये ऐसा फैक्ट है ये? नो नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट बिकॉज अगर किसी का अनकंट्रोल जेस्टेशनल डायबिटीज रहा है तो बेबी का यूजुअली साइज बड़ा रहता है, और ऐसे बच्चे भी हाई रिस्क में रहते हैं फॉर गोइंग इनटू स्ट्रेस या मेकोनियम पास करने के उसके अंदर। तो उसके अंदर बच्चों के ही चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि कोई क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन में चली जाए पेशेंट, या फिर फीटल डिस्ट्रेस हो जाए। तो ये इंडिकेशन पर से सिजेरियन की इंडिकेशन है, डायबिटीज इज नॉट द इंडिकेशन। डायबिटीज जो हार्मफुल इफेक्ट्स कर रही है उसके कारण हमें करने की जरूरत पड़ सकती है, बट नॉट नेसेसरी। ओके। और मैं एक जगह ये पढ़ रही थी कि अगर बेबी फुल टर्म पूरा करने के बाद भी अगर एक बच्चे का जन्म होता है तो कहीं ना कहीं एक ब्रीदिंग की जो समस्या है वो उत्पन्न होती है। हालांकि हर मामले में ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर केसेस में ही ऐसा होता है। तो आखिर ये समस्या होती क्यों है? इसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। ये यूजुअली ऐसे बच्चों में ज्यादा होती है जो समय से पहले पैदा हो जाए, जो कि प्री टर्म डिलीवरीज होती हैं उसमें। लेकिन प्री टर्म डिलीवरीज वाले जो बच्चे होते हैं उनके लंग्स इमेच्योर होते हैं। डायबिटीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं उसमें अगर आप समझें तो लंग्स के जो एल्वियोलाई होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वहां पे एक सब्सटेंस होता है जो लाइन करके रखता है। अगर उसकी इनएफिशिएंसी होती है या उसका अमाउंट कम होता है तब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। सेम एज विद डायबिटीज, डायबिटीज के कारण सरफेक्टेंट का अमाउंट भी कम हो जाता है एंड लंग्स इतने मेच्योर भी सफिशिएंट नहीं हो पाते हैं, तो इस वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और क्या बच्चे में हार्ट डिफेक्ट होने की भी संभावना इसमें ज्यादा होती है? हार्ट डिफेक्ट, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एब्डोमिनल वॉल के डिफेक्ट्स, ये सारे होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अगर प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज का कंपोनेंट भी एग्जिस्ट कर रहा हो। पर से जेस्टेशनल डायबिटीज में नहीं होते। और क्या न्यूनेटल जॉन्डिस जो होता है वो भी इन बच्चों में ज्यादा यस, रिस्क रहता है? यस, इवन आफ्टर बर्थ ये बच्चे सेफ जोन में नहीं आते हैं। एक तो चीज होती है हाइपोग्लाइसीमिया, मींस क्योंकि इनका वेट ज्यादा होता है, इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो इनको बहुत फ्रीक्वेंटली फीड करवाना पड़ता है। तो अगर हम उतना फ्रीक्वेंटली नहीं फीड करवाते हैं बच्चे को तो वो हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर कम होने वाली जो प्रॉब्लम होती है उसमें जा सकता है। जॉन्डिस ऐसे बच्चों में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये थोड़े से फ्रेजाइल बच्चे होते हैं। एज वेल एज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, आरडीएस। ओके। और ये भी जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज हम सब जानते हैं कि एक महिला जो प्रेग्नेंट होती है प्रेगनेंसी के दौरान ये समस्या उत्पन्न होती है। तो क्या जब प्रेगनेंसी फुल टर्म हो जाती है, बेबी की डिलीवरी हो जाती है, तो उसके बाद क्या ये समस्या खत्म हो जाती है मधुमेह की, यस, डायबिटीज यस, की? यस, ज्यादातर लोगों में जो जेस्टेशनल डायबिटीज होती है डिलीवरी होने के बाद, प्लेसेंटा निकलने के बाद आपके हार्मोन्स इंप्रूव करते हैं, एज वेल एज प्रेगनेंसी में डायबिटीज मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज खत्म हो जाती है। बट ऐसे पेशेंट्स को हम लोग हमेशा 6 महीने और साल भर में दोबारा स्क्रीन करते हैं। जब अगर वो एग्जिस्टिंग, अगर उस टाइम पे, क्योंकि जितने पेशेंट्स को जेस्टेशनल डायबिटीज होगी उसमें से एटलीस्ट 20 to 50% जो पेशेंट्स होंगे उनको अगले 5 सालों में डायबिटीज हो जाएगी। सो और एटलीस्ट जैसे 5 में से 2 पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनका 6 मंथ्स पे भी आपका ब्लड शुगर डिरेंज्ड रहेगा या डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग फॉलो जरूर करते हैं, लेकिन अगर वो प्योरली जेस्टेशनल डायबिटीज है तो वो जनरली इंप्रूव कर जाती है अपने आप आफ्टर डिलीवरी। और जेस्टेशनल डायबिटीज में ये भी देखा जाता है कि जो शुगर का लेवल है उसमें फ्लक्चुएशन होता है, और कहीं ना कहीं ये रिस्क एसोसिएटेड इससे भी रहता है कि हार्ट बीट बच्चे की कभी अचानक भी रुक सकती है। ऐसा भी होता है? जो कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर लेवल है उसके कारण बच्चा नहीं स्ट्रेस में जाता है, वो पर से हर समय स्ट्रेस में होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल्स। ओके। तो ऐसे में क्या ये भी जरूरी होता है कि एक गायनेक ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलने के साथ साथ एक महिला को एक न्यूट्रिशनिस्ट से भी मिलना चाहिए, ताकि जो शुगर का लेवल है वो पूरी तरह से कंट्रोल रहे और बच्चा जो है पूरी तरह से हेल्दी पैदा हो? डेफिनेटली, डेफिनेटली, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, मतलब इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट योर यू नो sugars under control with the help of natural methods.
कि आप डाइट लें, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, एक साथ बहुत सारा खाना ना खाएं या बहुत लंबे समय तक भूखे ना रहें। तो इसमें ऑलवेज बेटर है कि अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से या डाइटिशियन से कंसल्टेशन लेते रहें साइमल्टेनियसली। ओके। और आप उन महिलाओं को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं और उन्हें आगे चल के ये समस्या ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्क तो एसोसिएटेड रहता ही है जेस्टेशनल डायबिटीज से, चाहे वो मदर के लिए हो और बेबी के लिए बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसे में आप एज अ डॉक्टर उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं सिर्फ उनको ही नहीं, मैं सभी इंडियन प्रेग्नेंट विमेन या जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनको एक सजेशन ये देना चाहूंगी कि कंट्रोल योर शुगर्स, कंट्रोल योर टेस्ट बड्स। बिकॉज इंडियन जो सिनेरियो, इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है वो हाई रिस्क है प्रेगनेंसी के लिए। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे एक एवरेज बेबी का वेट पहले 2.5 kg होता था, वो हम लोग लास्ट एक डेकेड में देख रहे हैं कि वो एवरेज वेट एट द टाइम ऑफ बर्थ 3.5 kg के आसपास डिलीवर हो रहा है। सो इट इज नेसेसरी कि आप हेल्दी खाएं एंड डू नॉट गिव इन टू योर टेस्ट बड्स। आप सिर्फ हेल्दी खाने का ध्यान रखें। अगर आप हेल्दी खाएंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड, पनीर या मे बी इवन डेयरी प्रोडक्ट्स, तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस काफी कम है। तो अपना फास्ट फूड अवॉइड करिए, सोडाज एज वेल एज चॉकलेट्स, केक्स, एवरीथिंग वन शुड अवॉइड। और अगर किसी तरह की जटिलताएं दिख रही है कि अ, होने वाले बच्चे में आगे चल के या डिलीवरी के दौरान किसी तरह की समस्या पैदा हो सकती है, तो कहा जाता है कि जैसे कि 37 वीक्स में बच्चे के जो लंग्स है वो मैच्योर हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या इसके बाद डिलीवरी आप लोग मतलब डिलीवरी कर दिया जाता है कि ताकि और इसकी ज्यादा कोई स्पेसिफिक समस्या? इसकी ना एक्चुअली स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं। एंड मैं वो स्पेसिफिक जेस्टेशन अगर यहाँ पर रिवील करती हूँ तो जरूरी नहीं है कि हर एक कोई पर्सन उसको या समझ पाए, है ना। बिकॉज इट विल बी मोर लाइक अ गूगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो मैं बस एक चीज कहना चाहती हूँ, अगर आपका जेस्टेशनल डायबिटीज फूड एंड डाइट से कंट्रोल है, अगर आपको इंसुलिन या ओरल हाइपो ग्लाइसीमिक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो यूजुअली 40 वीक्स यानी टर्म पे हम लोग डिलीवरी करवाते हैं। और अगर किसी को इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ रही है या टैबलेट्स लेने की जरूरत पड़ रही है तो हम उसकी डिलीवरी अर्ली करवाते हैं ओके। और आफ्टर 37 वीक। पीसीओडी के साथ जैसा कि कहा भी जाता है कि रिस्क ज्यादा एसोसिएटेड रहता है ये जेस्टेशनल डायबिटीज होने का। तो अगर एक महिला पीसीओडी से पहले से पीड़ित है और उसे जेस्टेशनल डायबिटीज की समस्या हो जाती है, तो फिर उन लोगों के लिए कितना ज्यादा रिस्की होता है ये प्रेगनेंसी पूरी? अगर किसी को एट रैंडम जेस्टेशनल डायबिटीज होती है या पीसीओडी के साथ डायबिटीज होती है, रिस्क सेम रहता है। रिस्क अलग से उसमें ज्यादा नहीं होता है, बट हाँ ये है कि ऐसे पेशेंट्स में पर से डायबिटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्रिकॉशन सेम रहेंगे, ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग भी सेम रहेगी ऐसे पेशेंट्स। ओके। और लास्ट में फाइनल टेक अवेज क्या है हमारे सेशन से आपके जरिए? फाइनल टेक अवेज तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया, जो मैं अपने सभी पेशेंट्स को कहती हूँ। एक तो काम करते रहो। देर इज नो रोल ऑफ बेड रेस्ट, देर इज नो रोल ऑफ कंप्लीट बेड रेस्ट और एनीथिंग, जब तक कि आपका कोई प्लेसेंटा प्रीविया या कोई सीरियस एंड सिक कंडीशन नहीं है। दूसरी चीज, अवॉइड शुगर्स, नो मैटर हाउ मच योर टेस्ट बड्स वांट्स, अवॉइड शुगर। और फ्री शुगर्स तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ट्राई कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट से ही अपना जो भी है क्रेविंग्स है उसको आप सेटल कर सकें। एंड अनदर थिंग इज कि इवन आपके शुगर लेवल्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में नॉर्मल आए हैं, फिर भी आप 24 to 28 वीक्स के बीच में एक बार जरूर अपना ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाएं। बिकॉज हम सभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हाई रिस्क ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज में हैं। एंड अगर हम लोग अपना ध्यान रखते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 50% पेशेंट्स हमारे डायबिटीज होने से बच सकते हैं। बिल्कुल। और एक सवाल मैं ले लेती हूँ, हालांकि उसका जवाब आपने पहले दे दिया है, शायद वो अभी जुड़ रही होगी। उनका सवाल ही कि क्या जेस्टेशनल डायबिटीज में फीमेल को नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपना वेट अंडर कंट्रोल रखते हो, अपने शुगर्स अंडर कंट्रोल रखते हो, आपके बेबी का वेट मोर और लेस 3.5 kg से कम होता है, तब आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस रहते हैं। बट हाँ, अगर 3.5 kg से ऊपर बेबी का वेट होता है तो नॉर्मल के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम, एनी टाइम। तो
तो डॉक्टर सुचिता गोयल ने बताया कि किस तरह से जेस्टेशनल डायबिटीज की समस्या उत्पन्न होती है और किन में ये ज्यादा रिस्क जुड़ा होता है, और अगर जेस्टेशनल डायबिटीज की समस्या पैदा हो जाती है तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से अपनी क्रेविंग्स पर जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, और किस तरह से मॉनिटरिंग की जाती है फीटस की इस पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, ये भी उन्होंने जानकारी दी। तो इसी के साथ आज के हमारे इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक अगले और नए विषय के साथ। तब तक लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज स्टे विद जेंडी। थैंक यू सो मच।